Good morning, students. Today in this video I am talking about your first chapter, that is cell, the fundamental unit of life. I am taking the parts of the membranes, means I am going to discuss the plasma membrane as well as cell wall. Fine. So I am beginning with the plasma membrane. See, some places you will find that plasma membrane is written and somewhere you will find cell membrane is written. So don't get confused, they are talking about the same membrane. You can say plasma membrane or you can say cell membrane, दोनों एक ही बात है. This plasma membrane is present in both animal cells, plant cells, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं सभी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बैक्टीरिया की सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल्स की सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट्स की सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. लाइक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, ये लिविंग होती है. दूसरी बात, ये फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है. थर्ड थिंग इज ये ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करती है, मीन सब्सटेंसेस इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. सो इट इज अलाउइंग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट. अनदर थिंग इज ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, यूजफुल सब्सटेंसेस को अपने थ्रू आना अलाउ करती है और ये कुछ सब्सटेंसेस की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है. दैट मीन्स इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. किन चीजों से मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, प्लस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाउ इट इज looking like. All the following things are arranged in which proper orientation. Plasma membrane is basically made up of three things. जो पहली important चीज है that is it is made up of phospholipids. Phospholipid में simply means there are lipid chains, fatty acid chains, plus उनके एक एंड पर अटैच्ड है एक फॉस्फेट ग्रुप. मैंने यहाँ जो दो स्ट्रैंड्स बनाए हैं ये दो लिपिड चेन्स हैं और इन लिपिड चेन्स के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच्ड है. इस पूरे के पूरा जो कंपाउंड हमारे पास बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड्स बोलते हैं. तो पहली चीज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है वो क्या है, फोस्फोलिपिड्स है. सेकेंड थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज प्रोटीन्स. फोस्फोलिपिड्स के साथ क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है. हम यहाँ प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से. आई विल शो इन डायग्राम. इंटरनल प्रोटीन्स एंड एक्सटर्नल प्रोटीन्स. यू विल सी इन डायग्राम which proteins are called as internal proteins and which are called as external proteins. So proteins are present and they are divided as internal proteins and external proteins. The third important things are carbohydrates. These three things are going to form our plasma membrane. अब ये देखते हैं कि ये तीनों चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से अरेंज्ड होती हैं. See, if we see their arrangement, the phospholipids they are arranged in form of a bilayer. Bilayer means phospholipids दो लेयर बनाते हैं. This is how phospholipids. This is one layer of phospholipid and this is the second layer of phospholipid. जब आप फोस्फोलिपिड की इस बाइलेयर को देखते हो देन यू विल सी मैंने टेल पोर्शंस को एक डायरेक्शन में बनाया है और हेड जो पोर्शन है उनको बाहर की तरफ बनाया है. हेयर ऑल्सो अगर इस सेल को देखें, दिस इज अ प्लांट सेल और दिस इज एनी सेल, यू कैन से एनिमल सेल और प्लांट सेल. तो इधर वाला जो पोर्शन होगा, अंदर साइड वाला पोर्शन, वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म. ये सेल के अंदर वाला साइड है तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म फील्ड होगा और ये सेल से बाहर वाला साइड है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस.
इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाया मैंने। ये सेल की अंदर साइड वाली तरफ ओरिएंटेड है और ये सेल के बाहर की तरफ ओरिएंटेड है। हेड पोर्शन जो होता है, जो राउंड सर्कल्स बनाए हैं, मींस जो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो हमेशा लिक्विड के, वाटर के कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो बाहर की, इधर भी वाटर प्रेजेंट होगा, इधर भी वाटर प्रेजेंट होगा, तो ये दोनों तरफ प्रेजेंट है। रीजन, क्योंकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मींस जो वाटर के साथ इजीली कांटेक्ट में आ सकते हैं। जो लिपिड टेल्स होती है वो मैंने अंदर की तरफ बनाई है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को हमेशा अवॉइड करती है, दे आर नॉट गोइंग टू कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, इसलिए वो इंटरनल अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। So how these phospholipids are arranged? These phospholipids are arranged into bilayers. The head portion are present, the hydrophilic portion are present on the outer side, and the lipid tails, the hydrophobic portions are present in the inner side. Fine. Now come our proteins. Some of the proteins are present between these phospholipid bilayers. फोस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन्स, जस्ट लाइक दिस प्रोटीन इज एम्बेडेड इन द सेंटर, दिस इज इन कांटेक्ट विद बोथ द बाइलेयर्स, और ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन्स, और वी कैन से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंटरनल बोलते हैं क्योंकि ये अंदर की साइड प्रेजेंट है, ट्रांसमेम्ब्रेन ये दोनों मेम्ब्रेन्स के कॉन्टेक्ट में है, प्लस ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इन प्रोटीन्स की हेल्प से कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर मूव कर सकता है और अंदर से बाहर की तरफ मूव कर सकता है। और एक्सटर्नल प्रोटीन्स कैसे अरेंज्ड होंगे? एक्सटर्नल प्रोटीन्स इन बाहर वाली मेम्ब्रेन्स की तरफ अटैच्ड होंगे, सो दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल साइड। तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, दीज आर एक्सटर्नल प्रोटीन्स। इस तरीके से हमने प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया है। जो तीसरी चीज बचती है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स भी हमेशा बाहर वाले एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स कैसे फंक्शन करते हैं? दे एक्ट एज अ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर का काम करते हैं। रिसेप्टर वर्ड मीन्स रिसीव करना, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे कंपोनेंट्स अरेंज्ड होते हैं। और ये पूरा जो मॉडल था, ये पूरा जो स्ट्रक्चर था, ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, दे वर सिंगर एंड निकोलसन। In 1972 they told us that this is the structure of plasma membrane. Now what happens? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, तो इसकी हेल्प से आई टोल्ड कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से बल्क ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सी, बल्क मीन्स बहुत ज्यादा, तो एक साथ बहुत सारे मटेरियल्स का जब ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट। और बल्क ट्रांसपोर्ट होगा किसकी हेल्प से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। अब जब हम बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोज ये एक सेल है, ये सेल के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है, तो ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ट्रांसपोर्ट कैन बी इनसाइड, बाहर से अंदर सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं, एंड अंदर से बाहर सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं। और दोनों की मूवमेंट किसकी हेल्प से हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से हो रही है। सो बल्क ट्रांसपोर्ट कैन बी एंडोसाइटोसिस, जब मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और इट कैन बी एक्सोसाइटोसिस, जब अंदर से मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। सो विल सी हाउ दीज एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस आर टेकिंग प्लेस। पहले हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की, जिसमें बाहर से सब्सटेंसेस अंदर की तरफ मूव करते हैं। इसमें से पहला प्रोसेस आता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम कॉमनली बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग मीन्स लिक्विड, सो सिंपली मीन्स जब सेल बहुत सारे लिक्विड का इंटेक करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से, दैट विल बी नोन एज पिनोसाइटोसिस। दिस इज हेल्पिंग, हाउ दिस इज हेल्पिंग? दिस इज द सेल, ये एक सेल है,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर का मटेरियल है. सपोज दिस इज द लिक्विड सब्सटेंस जिसको सेल के अंदर मूव करना है. फाइन. नाउ व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गोइंग टू डू? दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गोइंग टू इन्वेजिनेट. ये अंदर की तरफ एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में मूव करती है. अब ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर क्यों बना है? दिस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू अकोमोडेट दिस लिक्विड. ये लिक्विड कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? इस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में डिपॉजिट होगा. ये स्ट्रक्चर ग्रो करता जाएगा और फाइनली ये दोनों एंड्स यहां से ज्वाइन हो जाएंगे एंड दिस विल डिसोसिएट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ अ वेसिकल. एक वेसिकल बन गया, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसके अंदर सारा फ्लूइड फिल्ड है और ये बाहर से कहाँ एंटर कर गया? सेल के अंदर एंटर कर गया. एंड इट इज नोन एज, दिस वेसिकल इज नोन एज पिनोसोम. इसको हम क्या बोलते हैं? पिनोसोम बोलते हैं. नाउ यहां से यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वापस से ज्वाइन हो गई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट यहाँ से रिड्यूस हो गया और उसने एक वेसिकल बना लिया. अब हमारी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? लाइसोसोम्स. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स हैं. ये लाइसोसोम किसके साथ फ्यूज करेगा? इस पिनोसोम के साथ फ्यूज करेगा और यहाँ डाइजेशन होगा सब्सटेंसेस का और ये सेल इन सब्सटेंसेस को यूज कर लेगी. इस तरीके से पिनोसाइटोसिस होता है. पिनोसाइटोसिस की तरह एक और प्रोसेस है जिसमें एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, जो सबसे पहले किसमें देखा गया था? अमीबा में देखा गया था. फेगोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ईटिंग. मीन्स जब सेल सॉलिड पार्टिकल्स का इंटेक करती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस बोलते हैं. वापस से फेगोसाइटोसिस में क्या होगा? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर बाहर कोई भी सॉलिड कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जो सेल के अंदर आएंगे, उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी. यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. अब यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो जाएगी एक वेसिकल की फॉर्म में. सॉलिड पार्टिकल्स बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, ये वापस से ज्वाइन हो जाएगी. ये रप्चर्ड नहीं रहती है, इट ऑलवेज ज्वाइंस. यहाँ इसके साथ वापस से लाइसोसोम इज गोइंग टू फ्यूज. लाइसोसोम इसके साथ ज्वाइन होता है और इसे हम क्या बोलते हैं? फेगोसोम. ये जो वेसिकल बनता है दैट वेसिकल इज नोन एज फेगोसोम. इसके साथ फ्यूज होगा. नाउ सी, जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उनको डाइजेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहां से बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है. लेकिन जब हम सॉलिड सब्सटेंसेस की डाइजेशन करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड है जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, प्लस यहाँ से बहुत सारा वेस्ट निकलता है. सो यहाँ लाइसोसोम के जो, दिस इज लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं दे आर हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स. और डाइजेशन के बाद जो कंपोनेंट्स यूजफुल हैं वो पूरी सेल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो कंपोनेंट्स बच जाएंगे, जो वेस्ट हैं, दे विल फॉर्म अ रेजिडुअल बॉडी. वो क्या बना लेंगे? एक रेजिडुअल बॉडी बना लेंगे. रेजिडुअल बॉडी क्या? एक छोटा सा वेसिकल है जिसके अंदर सारा वेस्ट फिल्ड है. अब इस रेजिडुअल बॉडी को हमें सेल से बाहर निकालना है, बिकॉज ये क्या है? ये वेस्ट है. सो रेजिडुअल बॉडी को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस मींस अंदर से, सेल के अंदर से मटेरियल बाहर की तरफ मूव करेगा. सो सेकेंड टाइप इज एक्सोसाइटोसिस. जो पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस है वो किसके पार्ट्स हैं? एंडोसाइटोसिस के पार्ट्स हैं. एक्सोसाइटोसिस में क्या हुआ? हमारे सेल के पास ये रेजिडुअल बॉडी प्रेजेंट है. इस रेजिडुअल बॉडी में क्या है? वेस्ट प्रेजेंट है. दिस रेजिडुअल बॉडी इज गोइंग टू फ्यूज विद आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी. वेसिकल जो ये बाहर वाला पोर्शन है ये एडअप हो जाएगा वापस से और ये वेस्ट बाहर की तरफ मूव कर जाएगा. तो जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट वेसिकल बनाने में कम हुआ था ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, उतना ही पार्ट वापस से एड ऑन हो गया जब हमने सब्सटेंसेस को बाहर की तरफ मूव किया. तो इस एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज हमेशा मेंटेन रहता है. दिस इज हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फंक्शनिंग, प्लस प्रोसेसेस आर, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस आर टेकिंग प्लेस. दूसरी बात हम करते हैं सेल वॉल की. नाउ
सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, अगर एनिमल सेल को हम देखेंगे तो सेल वॉल नहीं होती है। सो एनी सेल वॉल के बारे में हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हैविंग सेल वॉल। सिंपल। नाउ दिस सेल वॉल इज डेड। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, दैट वाज अ लिविंग स्ट्रक्चर, लेकिन यहां पर सेल वॉल कैसी होती है, डेड स्ट्रक्चर होता है। दिस सेल वॉल इज फुली परमिएबल। We talked about that plasma membrane is selectively permeable। वो कुछ selected substances को ही move करने देती है, लेकिन cell wall fully permeable है, उसके across कोई भी substance अंदर से बाहर या बाहर से अंदर easily move कर सकता है। Another thing, ये सेल वॉल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनती है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो प्लांट्स में सेल वॉल बनी है सेलुलोज से। Some other components are also there like hemicellulose and pectin. All these three are going to constitute the plasma membrane, cell wall. Now this cell wall function क्या परफॉर्म करती है, ये cell wall plant cell की स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। इट इज प्रोवाइडिंग रिजिडिटी, क्योंकि ये डेड है तो ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्लस ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट को अलाउ करती है। अगर हम एक फंजाई की सेल वॉल देखते हैं तो फंजाई की सेल वॉल ज्यादातर किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से मिलके बनी होती है। सो देयर इज डिफरेंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जब हम बात करते हैं सेल को हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो अगर डिफरेंस देखें तो जब प्लांट सेल्स को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं और सेल्स अपना साइज स्वेल करती हैं बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ सॉल्वेंट, तो ये बर्स्ट नहीं होती है। बर्स्ट क्यों नहीं होती है, बिकॉज देयर बर्स्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अराउंड देम। इनको बर्स्ट होने से कौन रोकता है, ये सेल वॉल प्रिवेंट कर देती है। सो दीज आर द two membranes, plasma membrane and cell wall।